नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा आज हम चुनाव की करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं। आने वाले महीनों में चुनाव होंगे। झारखंड में तैयारी शुरू हो गई है। हमने अखबारों के विज्ञापन देखे, भाजपा ने पूछना शुरू कर दिया है, आपको क्या मिला। और झारखंड की सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तोड़फोड़। हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि किस तरीके से चंपई सोरेन। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि बिहार में भी जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। देखिए, वे चाहते थे कि झारखंड के साथ ही हो जाए। अब हसरत यह है कि दिल्ली के साथ तो कम से कम हो जाए, क्योंकि बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं और विशेषकर एनडीए वाले, बीजेपी और जेडीयू की बात करें, तो उन्हें प्रशांत किशोर का खतरा दिखने लगा है कि वक्त जितना मिलेगा प्रशांत किशोर उतने ही फैलेंगे। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। और फिर आप यह भी देख रहे हैं कि चिराग पासवान के जो तेवर हैं किस तरीके से तल्ख होते जा रहे हैं। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति हो रही है, खुलकर नहीं बोलते हैं, कि पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनसे बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष क्यों मिलने चले जाते हैं, अमित शाह क्यों मुलाकात करते हैं। चिराग पासवान की नजरों में पशुपति पारस चाचा जो नीलबट्टा सन्नाटा है। लेकिन सियासत में, राजनीति में कब किसकी जरूरत आ जाती है। खैर, हम बात करेंगे चुनाव की, तो बात करेंगे झारखंड की। बिहार का पड़ोसी राज्य, बिहार से ही अलग होकर बना राज्य। तो झारखंड को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। अभी चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी वहीं की और कह रहे हैं कि झारखंड तो हम लड़ेंगे, हम तैयार हैं। 11 सीटें मांग रहे हैं एनडीए के भीतर, नहीं तो 40 सीटों की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी तैयार हैं। नीतीश कुमार ने सरयू राय को शामिल कराया। समझ सकते हैं, वे सरयू राय जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़कर हरा दिया था। लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनकी इच्छा और इनकी भागीदारी तो है ही झारखंड में। वे भी चाह रहे हैं कि नहीं, झारखंड में हमारा दखल। और सबके अपने अपने दावे हैं, सभी के अपने अपने समीकरण हैं। मुकेश सहनी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। वे यूपी की बात करते हैं, यूपी में सीट मांगते हैं, बिहार में सीट ले ही लेते हैं। और झारखंड में भी उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया और कह रहे हैं कि वहां भी मल्ला है और बहुत पिछड़े हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम पार्टियां जो हैं, बिहार का चुनाव भले झारखंड के साथ न हो, लेकिन झारखंड के चुनाव का जो असर है वह बिहार के राजनीतिक दलों की सेहत पर, गठबंधन की सेहत पर और विस्तार और न विस्तार दोनों की सेहत पर पड़ेगा। तो बिहार के नजरिए से झारखंड की राजनीति को, झारखंड के चुनाव को इतना अहमियत आप दे रहे हैं अजीत जी, और बिहार के नेताओं की जो सक्रियता देखने को मिल रही है, उसका फलाफल क्या निकलने वाला है, किसको कितनी सीटें मिल सकती है। देखिए, ये आपने ठीक कहा कि बिहार के लिहाज से झारखंड का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिपेंडेंटली तो झारखंड इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो इंपॉर्टेंस बीजेपी और जेएमएम के लिए। बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस को भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी पार्टियों के लिए कोई बहुत महत्व का चुनाव नहीं है जो बिहार की पार्टियां हैं। लेकिन बिहार की राजनीति के साथ अगर आप जोड़ करके देखेंगे उसको, तो ये इसका महत्व आपको बड़ा दिखाई देगा बिहार के लिहाज से। अगर दोनों के चुनाव में और बिहार की जो बड़ी पार्टियां हैं उनको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में रख के देखेंगे, तब इसका महत्व अलग अलग तरह से आपको समझ में आएगा। और खासतौर से जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और मुकेश सहनी की पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है, इन 4 पार्टियों के नजरिए से देखेंगे। देखिए, झारखंड में तो आमने सामने का चुनाव होता है। लगभग जब से नया राज्य बना है तब से आप देख लीजिए कि जेएमएम वर्सेज कांग्रेस का चुनाव होता है, जेएमएम वर्सेज बीजेपी है। और कभी बीजेपी के अलायंस में जेडीयू भी थी वहां, कभी एक आध सीट उसने लोजपा के लिए भी छोड़ी, आजसू उसकी अलाई है, तो उसका चुनाव होता है जेएमएम के साथ, जिसके गठबंधन में कभी आरजेडी होती है, कांग्रेस होती है, ये सब पार्टियां रहती है। तो वो आमने सामने का ही चुनाव होता है। लेकिन चूंकि हमेशा ऐसा होता है कि बिहार का चुनाव 1 साल बाद होता है झारखंड से, तो बिहार की पार्टियां झारखंड में जाकर के दखल देती हैं, अपनी पोजिशनिंग करती हैं, अपने लिए कुछ जगह मांगती हैं, चाहती हैं।
और सबके उसके अपने अपने कारण हैं सबके। देखिए आरजेडी का कारण तो आपको पता होगा कि लालू यादव के चारा घोटाले से जुड़े सारे मुकदमे झारखंड में। तो बिल्कुल, झारखंड में कुछ सीटें हो, अपना विधायक हो और अपने पसंद की सरकार हो तो उसका फायदा उनको मिलता है। जो सब हम जी, लोगों ने देखा जब जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो लालू यादव के लिए वहाँ रिम्स जो हॉस्पिटल है उसके उसके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का बंगला अलॉट हो गया था, वो उसी में रहते थे और बिल्कुल, तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी चलती थी। अगर जी, बीजेपी की सरकार होगी वहां तो ये सब चीजें कैसे होंगी? हमने बीजेपी के सरकार के समय भी देखा है लालू यादव को, और होटवार जेल में जाकर के देखा है हमने, वहां वो जेल में वो अपने और दूसरे लोग जो उनके साथी उस समय गिरफ्तार हुए थे सब लोग होटवार जेल में थे। लेकिन जी, जब जेएमएम की सरकार थी तो वो रिम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के उसमें थे, बंगले में थे। तो ये फर्क है। तो आरजेडी को इसके लिए भी चाहिए, मतलब अपना आधार बढ़ाने के लिए तो चाहिए ही, लेकिन इस बिल्कुल, मकसद के लिए भी चाहिए कि कभी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, लगातार केसेस खुले हुए हैं, एक केस में अभी और उनका फैसला आना है, बाकी की केसेस का भी मामला आप जानते हैं। तो उनको चाहिए है। लोक जनशक्ति पार्टी को लगता है कि बिहार के अलावा विस्तार का जो दूसरा राज्य है वो झारखंड ही हो सकता है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, या दूसरा राज्य नहीं हो सकता है, झारखंड हो जी, सकता है। जीत हुँ, इनके लिए मुकेश सहनी के लिए उत्तर प्रदेश भी है और झारखंड भी है। हमने कई हुँ, कार्यक्रम देखे उनके पलामू में, खासतौर से जो बिहार से लगता हुआ इलाका है, पलामू और चतरा के इलाके में मुकेश सहनी बहुत सक्रियता दिखाते हैं। कई कार्यक्रम हुए, उन्होंने वहां नेता खड़े किए हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन संगठन खड़ा किया है उन्होंने। जी, जेडीयू की क्या महत्वाकांक्षा है, ये हम लोग पहले एक दिन चर्चा कर रहे थे। उससे जाहिर होता है कि नीतीश कुमार ने अपने प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा में भेजा। ये बिल्कुल। अपने आप की बात थी। और और एक समय अशोक महतो को प्रदेश प्रभारी बनाया। प्रदेश प्रभारी बनाया है। अशोक चौधरी भी जाकर के वहां काफी पहले मेहनत कर ही रहे थे, वो वहां प्रभारी के तौर पर जब थे काम कर रहे थे तो। और उसमें जेडीयू की एक समय स्थिति ये थी ज्ञानेश्वर जी की उनके 6 एमएलए होते थे झारखंड जी, में। तो हुँ, 81 में 6 एमएलए एक अच्छी खासी संख्या है, फिर 2 हुए और फिर खत्म हो गई पार्टी। जी, तो वो उसको उनको जेडीयू के जो भी जो नई लीडरशिप है, नीतीश कुमार को अब कितना देखते हैं ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उनकी कितनी दिलचस्पी अब झारखंड में है, लेकिन नए लोग जो नई लीडरशिप है उसको लग रहा है कि वहां हम कुछ बार्गेन कर सकते हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि बिल्कुल, बीजेपी को अब केंद्र में भी जेडीयू की जरूरत है और बिहार में तो जरूरत है ही। केंद्र में जी, भी बीजेपी जो सरकार है वो जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के का समर्थन उसको मिला हुआ है और उसकी समर्थन की जरूरत है। पहले की तरह बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो ये जो स्थिति है, जो स्ट्रेटेजिक अभी सिचुएशन दिख रही है कि बीजेपी डिपेंडेंट है जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर, तो बिल्कुल, उसका अधिकतम लाभ ये दोनों पार्टियां उठाना चाहती हैं। हुँ, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों इसका लाभ उठाना चाहती हैं कि अभी हमारे बीजेपी हमारे ऊपर निर्भर है तो कुछ बार्गेन कर ले। देखिए लोक जनशक्ति पार्टी को एक बार 2014 के चुनाव में सिकारीपाड़ा सीट छोड़ी थी बीजेपी ने, तो लेकिन वहां क्या हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी तीसरे नंबर पर है। दूसरे स्थान पर बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी, उस समय अलग पार्टी थी उनकी, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, उसके उसके जो उम्मीदवार थे वो दूसरे स्थान पर रहे थे और 21,000 के करीब वोट लेकर के लोजपा का उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा था। तो सबको बिल्कुल, पता है कि संथाल परगना में वो भी हार्डकोर ऐसी जगह जो आदिवासी आरक्षित सीट है, वहां लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए एक सीट दी गई थी। जी, अब वो स्थिति नहीं है। अब बीजेपी हुँ, डिपेंडेंट है, लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों की जरूरत है बीजेपी को। तो जी, लोक जनशक्ति पार्टी इसी मकसद से चिराग पासवान ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में की और अलायंस में 11 सीटें लेने का दावा किया। उनके साथ है कि वो 11 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर 1 या 2 सीट भी ऐसी मिल जाती है जो जीत सकते हैं तो ये पैर जमाने की जगह मिल जाएगी, उनको वहां अपना आधार बनाने की जगह मिल जाएगी। अगर ऐसी सीट मिल जाती है जो जीत सकते हैं, बिल्कुल, उस तरह की अगर मिल जाती है। और दूसरा जो बीजेपी का एलआई पार्टनर है जनता दल यू, उसका दावा ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हुँ, जिस जाति के नेता नीतीश कुमार हैं या जिस जाति की पार्टी मानते हैं जनता दल यू को, कि जी, महतो की पार्टी है, कोयरी कुर्मी की पार्टी है, लौकुश की पार्टी है, उसका 22-23% वोट बताया जाता है झारखंड में है। 20% से तो ऊपर वोट निश्चित रूप से है। कुर्मी ही उसमें बिल्कुल, ज्यादा है, कुर्मी जिनको वहां जी, कुर्मी बोलते हैं और महतो होते हैं लोग, उसकी 20% से ज्यादा आबादी है वहां। उस वोट को उसके एक नेता, बिहार में तो नेता है ही नीतीश कुमार, एक बड़े नेता, पूरे देश के स्तर पर उस जाति के नेता है। और वहां पहले चुनाव लड़ करके कई इलाकों में, जो जिसको आप महतो लैंड कह सकते हैं, हजारीबाग का इलाका हो, गिरिडीह का इलाका हो, कोडरमा, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर का जो इलाका है, बड़ा इलाका है, उसमें उनकी पार्टी का आधार रहा है। उनके लोग, जलेश्वर महतो उनके नेता थे, जीतते रहते थे वहां चुनाव।
तो ये उनका दावा, उनको भी इस बात की उम्मीद दिख रही है कि बीजेपी डिपेंडेंट है, तो हमको इस बार क्या पता कुछ सीटें मिल जाए। और अब सरजू राय को भी ले आए हैं जिनकी अच्छी पहचान पकड़ झारखंड की राजनीति में है। तो जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, ये आप तय मानिए कि ये दोनों पार्टियां जो एनडीए के एलआई पार्टनर हैं, ये दोनों इस बार बीजेपी के ऊपर दबाव डालेंगी झारखंड में सीटें लेने के लिए। और नहीं, दबाव डालेगी, ठीक है अजीत जी, दबाव डालेगी, यह बात तो हम समझते हैं, लेकिन हम समझना यह चाहते हैं कि आपने सरयू राय का नाम लिया। देखिए, सरयू राय एक लड़ाके नेता है। किस तरीके से बिहार में उन्होंने चारा घोटाले की लड़ाई लड़ी, यह भी हमने देखा है, और किस तरीके से उन्होंने रघुवर दास को हरा दिया। रघुवर दास भले गवर्नर बन गए हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति में उनका दखल खत्म नहीं हुआ है। तो सरयू राय को जिस तरीके से जेडीयू में शामिल कराया गया, क्या बीजेपी वालों की मर्जी से या सरयू राय को शामिल कराए जाने से जेडीयू और बीजेपी की कलकी बढ़ गई? इस पर भी नजर डालना चाहिए। देखिए, ये बहुत स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, ये बड़ा रणनीतिक सवाल है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा खेमा है, खासतौर से रघुवर दास अब गवर्नर है वो, लेकिन वो किसी हाल में नहीं चाहेंगे कि सरयू राय की एंट्री हो बीजेपी में, बीजेपी के साथ गठबंधन में। आज तक बीजेपी में वो शामिल नहीं हो सके, उनको बीजेपी से निष्कासित किया गया था, कुछ और नेताओं को निकाला गया था रघुवर दास के समय में, जब वो मुख्यमंत्री थे और चुनाव हारे थे उसके पहले, मतलब चुनाव के पहले जिन लोगों को निकाला गया था सरयू राय का मुख्य नाम था, और बाकी ऐसे लोग थे जो सरयू राय की मदद कर रहे थे जमशेदपुर पूर्वी सीट पर चुनाव लड़ने में। उन्होंने उसके बाद 5 साल तक, इस पूरे 5 साल तक उन्होंने रोके रखा रघुवर दास ने, और रघुवर दास के जो समर्थक बीजेपी में हैं, क्योंकि रघुवर दास बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे 5 साल लगातार, वो पहले मुख्यमंत्री थे जो अनइंटरप्टेड 5 साल तक रहे पद पर, उसके पहले कोई नहीं रहा। तो वो आधार भी बड़ा है, जो वैश्य कम्युनिटी है, जो बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उसमें उनकी लाइकिंग है। तो उनके समर्थकों के विरोध की वजह से सरयू राय की एंट्री बीजेपी में रुकी रही और बीजेपी में एंटर नहीं हो सके। उनकी एनडीए में वापसी हुई है वाया मीडिया, वाया जेडीयू। तो ये कहीं कहीं बीजेपी का जो एक खेमा, जो अभी जो जिसके हाथ में वहां कमान है, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष है, अमर बाउरी विधायक दल के नेता है, तो जो अभी का जो वहां का जो नेतृत्व है, उसकी सहमति होगी कहीं ना कहीं की एंट्री में, नहीं तो इसके बगैर ये फिर टकराव की बात हो जाएगी। तो परोक्ष रूप से किस तरह का की सहमति है वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो सहमति होगी और इसकी परीक्षा होगी अब टिकट देने के समय। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, जेडीयू को वो सीट बीजेपी देती है या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट है। 2000 से जब से राज्य अलग हुआ है, तब से तो रघुवर दास उस सीट से जीत ही रहे थे। उसके पहले भी जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी सीटें बीजेपी की एकदम मेट्रोपॉलिटन सीट है, शहर की सीट है, और उसको कैसे बीजेपी छोड़ सकती है? तो बीजेपी को जमशेदपुर पूर्वी सीट छोड़ती है या सरयू राय के लिए कोई और सीट देखा जाता है, उनके लिए कोई और सीट देखी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी लोकसभा के चुनाव के समय भी सरयू राय के नाम की बड़ी चर्चा थी, हम लोगों ने भी एक बार चर्चा की थी कि वो एक सीट लोकसभा की जेडीयू को दी जा सकती है और सरयू राय 17 सीट लड़ सकते हैं। सरयू राय की खुद की इच्छा थी, जो जहां तक हमारी जानकारी है, कि वो बीजेपी के टिकट से धनबाद सीट लड़ना चाहते थे। बिल्कुल, धनबाद पीएन सिंह की सीट थी, राजपूत एमपी थे, वहां से वो सीट लड़ना चाहते थे, लेकिन वो बीजेपी में एंट्री नहीं हो सकी और बीजेपी ने रेसिस्ट किया कि जेडीयू को भी हम कोई सीट लोकसभा में नहीं देंगे, इसलिए उनकी एंट्री लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाई। अब विधानसभा चुनाव में उनकी एंट्री हो गई है और वो सीट चाहेंगे जमशेदपुर पूर्वी। उनकी पारंपरिक सीट जमशेदपुर पश्चिम है, जहां से वो पहले जीते। जमशेदपुर पूर्वी से जीते थे, जमशेदपुर पश्चिम से जीते थे सरयू राय। वो सीट बदल करके आए थे इंडिपेंडेंट लड़ने रघुवर दास को हराने के लिए। तो अब ये भी संभव है कि वो जमशेदपुर पश्चिमी सीट भी मांग सकते हैं, अगर रघुवर दास की तरफ से बहुत विरोध हो, तो कि उनके ट्रेडिशनल सीट है, परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहते हो, अपने किसी व्यक्ति को लड़ाना चाहते हो, तो हो सकता है कि जमशेदपुर पश्चिम सीट मांगे सरयू राय। क्योंकि बीजेपी के लोगों को एक अंदाजा ये भी है कि देर सवेर कभी ना कभी उनकी बीजेपी में भी एंट्री हो सकती है, वो सीधे बीजेपी में भी आ सकते हैं। तो वो इसके लिए उनको नाराज भी नहीं करना है। एक इसका दूसरा पहलू भी है ज्ञानेश्वर जी, जो राजपूत पॉलिटिक्स है बिहार में, झारखंड। मैं इसी बात को समझना चाहता था कि सरयू राय राजपूत है, बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन जो आपने कहा जेडीयू मूल रूप से महतो मतलब कोरी और कुर्मी की पार्टी है और जिसकी आबादी वहां 20 से 23% बता रहे हैं।
तो सरयू राय तो ठीक है, लेकिन जब तक अपनी जाति जो आधार वाली जाति है उन्हें हिस्सेदारी नहीं दिला पाएंगे नीतीश कुमार झारखंड में, तब तक जेडीयू का आधार कैसे बढ़ेगा। अशोक चौधरी लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी जमशेदपुर गए थे और वहां की स्थितियों को समझा था। तो आधार वाली जाति को सीट दिलाना नीतीश कुमार की प्राथमिकता होगी। संजय झा ने भी कहा था, जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, कि झारखंड का चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं से अपनी सीटों को कम करना होगा। आजसू अलग मांग रहा है, एक और पार्टी खड़ी हो गई है जो वोट काठी ले रही है। जी जी देखिए, इसमें अब इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो यह है कि राजपूत नाराज है बीजेपी से और झारखंड की राजनीति में उनका अच्छा खासा असर है, ठीक ठाक वोट है और कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं वो लोग। आपने देखा बिहार में भी बिहार झारखंड की 54 सीटों में से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। अभी भी चर्चा थी कि आरके सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, नहीं भेजा गया। झारखंड में 2 राजपूत एमपी थे, दोनों की टिकट कट गई, पीएन सिंह की भी और सुनील सिंह की भी। तो उस कास्ट के जो वोटर है उसको बीजेपी कैसे संतुष्ट करेगी, कैसे हैंडल करेगी। उसमें उसके लिहाज से जो सबसे बड़ा नाम इस समय हमको दिख रहा है, और भी कई लोग हैं, लेकिन एक बड़ा नाम सरयू राय का है। अगर वो एनडीए में है और उनको तरजीह मिलती है तो उनकी वजह से कुछ राजपूत वोट आ सकता है, थोड़ी नाराजगी कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। ये भी समझिए कि नाराजगी जो बीजेपी लीडरशिप की है वो जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही शुरू हुई थी, सरयू राय के लड़ने के समय से ही शुरू हुई थी। बीजेपी में खासतौर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह को इस बात की नाराजगी थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा था रघुवर दास को और सरयू राय ने उनके मुख्यमंत्री को हराया जाकर। और उस समय ये भी देखा गया कि बिहार से भी लेकर के और यूपी कई जगह से बड़े राजपूत नेता वहां पहुंचे थे सरयू राय की मदद के लिए। और नाराजगी का कारण ये भी है बीजेपी लीडरशिप में कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जिसको सीएम बनवाया था उसको हराया और राजपूत लोगों ने उस समय बीजेपी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता छोड़ करके और जाति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, सरयू राय की मदद की थी। तो ये उस तरह से नाराजगी शुरू हुई जो और आगे बढ़ गई लोकसभा चुनाव। अब उसको खत्म करना होगा अगर बीजेपी को वहां चुनाव जीतना है या अच्छी लड़ाई लड़नी है, तो इसके लिए सरयू राय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। जेडीयू में है, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आपने कहा जो कास्ट का वोट, अपने जो समीकरण का वोट, समीकरण के उम्मीदवार है नीतीश कुमार, वो समीकरण के उम्मीदवारों को तो सीट दिलाना उनके लिए मस्ट होगा, तभी लीडरशिप को इस्टेब्लिश होगी नीतीश कुमार की। लेकिन अभी तक झारखंड की स्थिति ये होती है कुर्मी वोट को लेकर के कि वो बुनियादी रूप से वोट होता है वो जेएमएम के साथ जाता है। पहले उसके संस्थापक जो थे जेएमएम के, शिबू सोरेन थे और विनोद बिहारी महतो थे। ये 2 बड़े संस्थापक थे, वो संस्थापक थे, मुख्य नेता थे। तो विनोद बिहारी महतो की वजह से महतो हमेशा जुड़े रहे हैं जेएमएम में। तमाम बड़े नेता हुए, हम सब लोग जानते हैं, टेकलाल महतो हुए, सुनील महतो जमशेदपुर से एमपी होते थे, उनकी पत्नी सुमन महतो एमपी हुई, शैलेंद्र महतो, आभा महतो को लीजिए, या कई महतो, बड़े निर्मल महतो बड़े नेता हुए, जेएमएम के महतो नेता हुए। तो उनको जाता था। जब से सुदेश महतो की पार्टी है, आजसू को जाता है, आजसू को एक वोट जाता है। और अब उस वोट में एक बड़ा हिस्सा ले रहे हैं लोकसभा चुनाव में, दिखा जयराम महतो का, वो एक फिनोमिनन की तरह हुए और उन्होंने खुद चुनाव लड़ा गिरिडीह से और उनको 3,47,000 वोट मिला था। आप समझिए 3,47,000 वोट कितना ज्यादा होता है, 3.5 लाख वोट ले आए थे और एकदम बता दिया था। वहां लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे या भी वहां हरवा देंगे आजसू के कैंडिडेट को, चंद्र प्रकाश चौधरी को, और वहां जेएमएम चुनाव जीत जाएगा। उसी तरह की स्थिति रांची में हो गई थी। रांची में भी जयराम महतो के उम्मीदवार को 1.5 लाख के करीब वोट आया, उससे कुछ ज्यादा वोट आया, जिसकी वजह से बीजेपी के जीत का अंतर रांची जैसी सीट पर घट गया। तो ये स्थिति वहां है महतो वोट को लेकर के। तो जब तक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में आप हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक मतदाता आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। बीजेपी की भी इच्छा होगी कि किसी तरह से कुछ महतो वोट आए बीजेपी की तरफ। वो उसको पता है कि जेएमएम की तरफ जाता है, सुदेश महतो की तरफ जाता है, जयराम महतो की तरफ जाता है। अभी बीजेपी इस दुविधा में है कि सुदेश महतो के साथ तालमेल करें, कितनी सीटें दें उनको। पिछली बार सबको पता है कि रघुवर दास की वजह से ऐसी तनातनी हो गई सुदेश महतो के साथ कि दोनों चुनाव साथ नहीं लड़े, आजसू और बीजेपी। और लगभग 12 सीटों पर जो स्थिति बिहार में चिराग पासवान ने कर दी नीतीश कुमार की, लगभग वही स्थिति बीजेपी की कर दी थी सुदेश महतो ने झारखंड में। वो 53 सीटों चुनाव लड़े और उनको 8 लाख वोट आया था। तो 8 लाख वोट बहुत ज्यादा वोट होता है छोटे से राज्य में जहां 81 सीटें हैं। कोई 10-12 सीटें उन्होंने बीजेपी को हरवा दी थी सुदेश महतो ने। तो अभी उनकी हैसियत, सब लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो आए तो बहुत फिनोमिनन है और वो बहुत नुकसान करेंगे आजसू को। लेकिन जो सुदेश महतो का कद है वो बड़ा है, मतलब महतो और कुर्मी
चुनाव में बड़ा कद है उनका, और उन्होंने यूथ को जोड़ने के लिए काफी काम किया हुआ है, तो उनके साथ काफी लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी को उनके साथ तालमेल करना है और जयराम महतो को किस तरह से हैंडल करना है ये भी देखना है। और उसी बीच नीतीश कुमार एक फोर्स के तौर पर वहां पहुंच रहे हैं। उनको चुनाव अगर वो कह देते हैं कि हम लड़ेंगे, तो बीजेपी इसको कैसे लेती है? बीजेपी इसको ऐसे लेती है कि वो भी लड़े और कुछ कुर्मी कैंडिडेट खड़े करें तो वोट बट जाए, कुर्मी का और वोट बटे तो उससे नुकसान हो जेएमएम का, इस तरह से देखती है। नहीं, ये तो तब होगा ना जब नीतीश कुमार अकेले लड़े, ये तो तब होगा जब नीतीश कुमार अकेले लड़े। वही करेक्ट, मान लीजिए नीतीश कुमार ज्यादा सीटें मांगते हैं और तालमेल नहीं होता है, फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम लड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी पोजिशनिंग करती है कि हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के समय पीछे हट जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं हर बार उत्तर प्रदेश में जेडीयू की तैयारी होती है और हर चुनाव के पहले पार्टी पीछे हट जाती है। हर बार दौरे होते हैं, आपने देखा कैसे आरसीपी सिंह के दौरे हो रहे थे, कैसे केसी त्यागी के दौरे हो रहे थे और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। तो कई बार पोजिशनिंग होती है, पार्टियां नहीं लड़ती है। तो अगर नहीं लड़े तब तो कोई बात नहीं है, अगर अकेले लड़ने की बात कहते हैं तो बीजेपी को सोचना होगा कि उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। बीजेपी को यह भी सोचना होगा कि उनकी जो गुडविल है, उनका जो सुशासन का एजेंडा है, उनका जो चेहरा है, नाम है, और ऊपर से बिहार में आप साझा सरकार चला रहे हैं, केंद्र में साझा सरकार चला रहे हैं, उसको अकेले लड़ने देना, एनडीए के भीतर का झगड़ा बाहर आएगा उससे, तो इसका मैसेज ठीक नहीं होगा, धारणा प्रभावित होगी, तो उनको साथ में ले आए। तो ये अभी असेसमेंट का काम चल रहा है, अभी सर्वे के काम चल रहे हैं झारखंड में। दो एजेंसियां, तीन एजेंसियां बीजेपी के लिए सर्वे का काम कर रही हैं। उसकी रिपोर्ट आनी है, पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसके आधार पर वो लोग तय करेंगे कि सुदेश महतो, जयराम महतो और नीतीश कुमार, जेडीयू, इन तीनों पार्टियों को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ये तीन पार्टियां एक ही वोट बैंक की राजनीति करती हैं। एक वोट बैंक को किस तरह से हैंडल करना है बीजेपी को, वो ये देखेगी। नीतीश कुमार की पार्टी को अगर बीजेपी अपने साथ लेती है, ये हमारा वहां की जमीनी स्थिति को देखते हुए है, तो उसका नुकसान नहीं होगा, उसको उसका फायदा ही होगा। ये जो इलाका है गिरिडीह का और पूरा धनबाद का भी इलाका, धनबाद का भी बड़ा इलाका, आप कम से कम धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची, ये 4 लोकसभा सीटें हैं जिनके अंदर कई सीटों पर नीतीश कुमार असर डाल सकते हैं। जाति का समीकरण बीजेपी के लिए फायदे वाला बना सकते हैं। तो अगर बीजेपी उनको लेकिन उसके लिए देखना होगा, उसके लिए मतलब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों को भी रैशनल तरीके से बात करनी होगी, तार्किक तरीके से बात करनी होगी। चलिए, ये तो एनडीए की बात हम लोगों ने कर ली, एनडीए की बात हम लोगों ने कर ली। अब बात करते हैं इंडिया ब्लॉक कि लालू यादव की जरूरत है झारखंड, कारण आपने बता ही दिया, लेकिन हेमंत शाही को कितनी जरूरत है आरजेडी की? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और हेमंत शाही क्या कोई स्पेस मुकेश सहनी जी, हेमंत सोरेन, हाँ सॉरी, हाँ हेमंत सोरेन को कितनी जरूरत है लालू यादव की? और हेमंत सोरेन क्या कोई स्पेस छोड़ेंगे मुकेश सहनी के लिए? देखिए, लालू यादव की स्थिति बाकी, जैसे हमने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी का आधार 4 या 5 विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा या बिहार से लगते कुछ इलाकों में दिखेगा। मुकेश सहनी का बिहार से लगते कुछ इलाकों में, खासतौर से पलामू और चतरा में दिखेगा। लालू यादव के साथ ऐसा नहीं है। लालू यादव का असर पूरे झारखंड में है। बिल्कुल, उनकी पार्टी पिछली बार भी उनको 7 सीटें दी थी, जेएमएम कांग्रेस अलायंस में 7 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी। उन 7 सीटों को आप देखिएगा कहां कहां है, तो पूरे झारखंड में फैली हुई है वो सीटें। मतलब उनकी पार्टी कोटा से चुनाव लड़ती है, वहां से चुनाव जीतती भी है। संजय यादव एमएलए होते थे, उनकी पार्टी देवघर लड़ी थी, वो जीतते भी हैं। वहां से उनकी पार्टी एमएलए रहे, उनकी पार्टी सतीश पासवान या कुछ इस तरह का नाम, मतलब उनका एमएलए देवघर भी रहा है, सुरेश पासवान। हाँ, वही गोड्डा से लड़े थे, देवघर से लड़े थे, कोडरमा से लड़े थे। मतलब आप वहां से चलते आइए एक लाइन से, सीटें पूरे प्रदेश में। फिर चतरा और अन्नपूर्णा देवी तो पुरानी आरजेडी की ही है। कोडरमा से एमपी है वो। और कोडरमा में भी एमएलए का चुनाव भी, पिछली बार भी कोडरमा में एमएलए की विधानसभा में टिकट मिली थी आरजेडी को, अलायंस में, कांग्रेस और जेएमएम के अलायंस। तो छतरपुर देखिए, चतरा देखिए, कोडरमा देखिए, देवघर देखिए, गोड्डा देखिए, मतलब एक तरह से पूरे झारखंड में वो सीटें लेते हैं, अलग अलग इलाकों में प्रतीकात्मक से। और उनकी जाति का वोट भी वहां है, जिन पर असर है लालू यादव का, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारीबाग लोकसभा में भी, कोडरमा लोकसभा में भी, देवघर, गोड्डा, सब जगह आप देखिए वोट है उनके पास। और बिहार के लोग तो भरे पड़े हैं, बिहार के लोग भरे पड़े हैं पूरे झारखंड लोग। उनकी वो बिहार की पार्टियों के साथ अपने को आइडेंटिफाई भी करते हैं, खासतौर से तब जेएमएम की पॉलिटिक्स बहुत एग्रेसिव होकर के आदिवासी पॉलिटिक्स होती है, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है। और आदिवासी की जब बात होती है,
जब मूलवासी की बात होती है तो जो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या वो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हों या पिछड़ी जाति के हों या दलित हों, वो बिहार की पार्टियों की तरफ देखते हैं वो लोग कि बिहार की पार्टियां ही रक्षा में आएंगी। और उनके लालू यादव की पार्टी का तो चतरा पलामू दोनों जगह से एमपी भी रहा है। पहले धीरेन्द्र अग्रवाल होते थे, प्रकाश राम एमपी होते थे, तो आरजेडी का एक बड़ा असर है उस इलाके में, उस प्रदेश में, झारखंड। तो 7 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार भी उनका दावा होगा कि एटलीस्ट 7 सीट लड़े जेडीयू का कि 7 सीट लड़े वहां। हालांकि पिछली बार बहुत खराब परफॉर्मेंस रही थी आरजेडी की, सबसे खराब परफॉर्मेंस आरजेडी की रही। अगर आरजेडी का परफॉर्मेंस बेटर होता है, जैसे 41 सीट लड़े थे हेमंत सोरेन पिछली बार, जेएमएम 41 सीट लड़ी थी और 30 सीट जीती थी, और कांग्रेस 31 सीट लड़ी थी और 16 पर जीती थी। बिल्कुल, आरजेडी 7 पर लड़ी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। तो आरजेडी का परफॉर्मेंस पूरे जो महागठबंधन था उसमें अपेक्षाकृत सबसे खराब रहा था। तो अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी रही होती तो इनकी पूरे मतलब महागठबंधन की सीटों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। इस बार इसी परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है कि कम सीट लेने को कहा जाए। तो वो कितनी सीटों पर बार्गेनिंग होती है, कितनी सीटों पर नाम तय होते हैं, ये सब लोगों ने देखा। जब उनके लोग लड़ जाते हैं, जैसे उन्होंने वो अपने सुभाष यादव को चुनाव लड़ा दिया था चतरा से, तो सारा समीकरण कैसे वहां खराब हो गया था। तो लालू यादव समीकरण अगर बनाने में कम भूमिका होगी लेकिन बिगाड़ने में ज्यादा भूमिका हो सकती है। अगर उनको रिलायंस में नहीं रहते हैं तो नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं इंडिया ब्लॉक। इसलिए उनको साथ लेकर के उनकी असर वाली सीटें पिछला परफॉर्मेंस देखे बगैर, पिछले परफॉर्मेंस को अगर आधार बनाया गया तो बहुत कम सीटें मिलेंगी उनको। लेकिन दूसरी क्या बात है कि जेएमएम इस बार ज्यादा जोश उत्साह में है और ज्यादा सीट लड़ना चाहती है। जेएमएम को लग रहा है कि उसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो गुडविल है वो हेमंत सोरेन की है और जेएमएम ने अपना वोट कंसोलिडेट किया है, चाहे आदिवासी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इन सब में अपना वोट उसने कंसोलिडेट किया है। तो जेएमएम ज्यादा सीट लड़ना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस की भी कुछ सीटें कम हो तो आरजेडी की भी कुछ सीटें कम। कांग्रेस भी 31 के बजाय 25-26 सीट पर लड़े और आरजेडी भी 5 सीट से ज्यादा नहीं लड़े, तो फिर उसको 40, 45, 47, 48 कुछ सीटें इस तरह से लड़ने को मिल सकती हैं, या 50 सीट भी मिल सकती है। जेएमएम को 50 सीट लड़ने की प्लानिंग जेएमएम हो रही है। तो आरजेडी को 7 मिली थी, इस बार 5-6 सीट से ज्यादा उनको ऑफर नहीं होगी। 5 सीट पर उनको कहा जाएगा कि आप लेकर के और चुनाव लड़िए, क्योंकि अगर ये भी संभव है कि जो दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी को भी इस बार लेने की बात हो रही है, पिछली बार छोड़ दिया था और सीपीआई माले के 14 सीटों पर माले ने चुनाव लड़ लिया था, तो इस बार उनको भी साथ लेने की है। जो बिहार में गठबंधन है, जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, तो लेफ्ट को भी साथ लेने की बात है। तो अगर उनको साथ लेना है, उनको 2 सीटें भी देनी है, तो वो एडजस्ट, वो जेएमएम अपनी सीट नहीं छोड़ेगी। जेएमएम तो अपनी ज्यादा सीट लड़ने की कोशिश करेगी। पिछली बार 41 लड़ी, इस बार 45 लड़ना चाहेगी। कांग्रेस की सीटें कुछ कम करने की बात होगी और जेएमएम की कम होती है तो 2 सीटें जो है लेफ्ट को देने का समझौता उसमें हो सकता है। इंडिया ब्लॉक का तो समीकरण हमको अभी ये दिख रहा है, और मुकेश सहनी उसमें किस तरह से अपनी पोजीशनिंग करता है। हाँ, मैं वही आ रहा था कि जब कांग्रेस की सीटें कम हो रही है, आरजेडी की सीटें भी कम हो सकती है, हेमंत सोरेन अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुकेश सहनी जिन्हें बिहार में भी संघर्ष करना पड़ता है सीटों के लिए, झारखंड में जो कोशिश कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, वहां कहां से इन्हें सीटें मिलेगी चुनाव लड़ने को? अकेले लड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अकेले लड़ने का कोई फायदा नहीं है उनको। अकेले लड़के तो वहां कोई इंपैक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वहां बहुत पोलराइज्ड चुनाव होगा। आमने सामने अलायंस का चुनाव होगा, इंडिया ब्लॉक वर्सेज एनडीए का चुनाव होगा, बहुत पोलराइज्ड चुनाव होगा। तो ऐसे में अकेले लड़ने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पलामू और चतरा के इलाके में, खासतौर से पलामू में हमने देखा उन्होंने मेहनत की है, कोई सीट उन्होंने आइडेंटिफाई की होगी। तो उनके तरफ से उनको सीट मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी इस पर डिपेंड करेगा कि आरजेडी किस तरह से बार्गेनिंग करती है, और आरजेडी उनके लिए कोई वहां लॉबिंग करती है या नहीं करती है। तेजस्वी यादव जब सीट बंटवारे के लिए मिलेंगे कांग्रेस के नेताओं से और जेएमएम के हेमंत सोरेन के साथ, तो वहां मुकेश सहनी की बात वो करते हैं या नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंटली मुकेश सहनी हेमंत सोरेन के साथ या कांग्रेस लीडरशिप के साथ बात करके सीट नहीं ले सकते। एक साथ ही बार्गेनिंग हो सकती है कि जेडीयू, माफ करिएगा, आरजेडी और मुकेश सहनी जिस तरह से दोनों साथ घूम रहे थे, बड़ा भाई छोटा भाई बन के बिहार में पॉलिटिक्स की है, उसी तरह से दोनों साथ करके अगर सीट की बार्गेनिंग करते हैं तो हो सकता है कोई उनके लिए अवसर बने। हालांकि अभी दिख नहीं रहा है,
लेकिन अगर आरजेडी जाकर के ये बार्गेनिंग कर सकती है कि भाई हमारी 7 सीटें थी पिछली बार, हमको 7 सीट जो मिली थी वो 7 सीट आप दीजिए, उसी में से हम 1 सीट मुकेश सहनी को दे देते हैं या 2 सीट मुकेश सहनी को दे देते हैं। अगर इस तरह की बार्गेनिंग होती है तब तो मुकेश सहनी के लिए कोई जगह बन सकती है वहां, इंडिपेंडेंटली नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत असर्टिव होगी। कांग्रेस बहुत असर्टिव इसलिए होगी क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन पूरे देश में जिस तरह से उसके साथ जुड़ा है, तो हेमंत सोरेन को जरूरत है झारखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ होने से जो गुडविल होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ रहा, अखिलेश यादव साथ है तो उसका फायदा मिला, कांग्रेस के साथ आने का फायदा मिला उनको। महाराष्ट्र में मिला एनसीपी को और उद्धव ठाकरे और अजित पवार को, तो वो कांग्रेस भी कम नहीं करना चाहेगी अपनी सीटें। तो लेकिन अजीत जी ठीक है, कांग्रेस भी सीट कम करना नहीं चाहेगी। चिराग पासवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन दखल दे रहे हैं, और चिराग पासवान दखल दें और जीतन राम मांझी चुप बैठे रहे, बात मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन जीतन राम मांझी की बोली भी खुलेगी और वे भी कुछ ना कुछ मांगेंगे, मिले न मिले यह दूसरी बात है। बिल्कुल खुलेगी और वो जाके मांगेंगे। उन्होंने वो तो हमेशा कहते हैं कि यहाँ भी बिहार में कह रहे थे कि जितना चिराग पासवान को सीट दीजिएगा हमको भी उतना चाहिए। तो ये तो सब लोग कहते हैं ना, ये बात तो सब आदमी का। तो मुकेश सहनी भी पहले जब तक इधर उधर कहीं नहीं गए थे तो वो भी कह रहे थे कि हमको उतनी सीटें दीजिए तो हम आएंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि चिराग पासवान कितनी सीटें मांग रहे हैं, अगर आप उनको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे वहां, हम जाकर के प्रचार करेंगे। तो पासवान जिस मात्रा में वहां है दलित समुदाय में, अत्यंत महादलित का भी उतना वोट है वहां, और जीतन राम मांझी का भी चेहरा बहुत बड़ा है, पड़ोसी राज्य के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो भी जाकर के वहां पॉलिटिक्स अपनी कर सकते हैं। वो भी कह सकते हैं हम चुनाव लड़ाएंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो वहां 9 सीटें हैं आरक्षित तो एससी की, उसमें वो सीट मांग सकते हैं जाकर के, वो भी कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। तो एनडीए को अपने एलआई पार्टनर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल, ट्रिकी इसलिए होगा क्योंकि उनमें नीतीश कुमार, तीनों की महत्वाकांक्षा बहुत है और तीनों ये मान रहे हैं कि बीजेपी को उनकी जरूरत है। नीतीश कुमार की भी जरूरत है, चिराग पासवान की भी जरूरत है और जीतन राम मांझी की भी जरूरत है। तीनों ने केंद्र में अपना जो आप कहते हैं कि लाठी लगा रखी है सरकार खड़ा करने में, तो वो लाठी लगी हुई है तीनों की। तो इस नाते तीनों मांगेंगे जाकर के। तो बीजेपी को हैंडल करना बहुत ट्रिकी है कि चिराग पासवान को कैसे हैंडल करते हैं, तो और जो उनके आने के बाद खीरू महतो और सरयू राय वाली जेडीयू को कैसे हैंडल करते हैं, जीतन राम मांझी को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें एनडीए में ज्यादा खींचतान होगी। इंडिया ब्लॉक में हमको लगता है कि चूंकि एक फॉर्मूला है उनके पास और अभी सत्ता नहीं है उनके पास, न बिहार में है न केंद्र में है, तो झारखंड की सत्ता बचाने की मजबूरी सबकी है। तो उनके साथ अलायंस हो जाना, उनका अलायंस हो जाना थोड़ा आसान है, एनडीए का थोड़ा ट्रिकी है। चलिए, तो देखिए मतलब कहां मुश्किल है और कहां आसान है हमने समझने की कोशिश की है, क्योंकि झारखंड छोटा भाई है बिहार का, और जब छोटा भाई का घर है, वहां की सत्ता है, तो दखल देने की कोशिश तो सभी कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी के बोल भी सामने आएंगे। तो झारखंड में क्या चल रहा है, क्या चलेगा, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।